नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 5 जिसमें गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति क्षमता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस यूनिट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमें इन मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है तर्क के प्रकार आने की तर्क क्या है, उसका अर्थ परिभाषा सहित हम समझेंगे कि तर्क के जो मुख्य टाइप्स हैं वो बेसिकली क्या हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम संख्या श्रेणी, जिसमें संख्या के उसके आधार पे आने वाले प्रश्नों को समझेंगे। अक्षर श्रृंखला, जो अल्फ़ाबेटिकल ABCD Z A से Z तक के जो अक्षर श्रृंखला से जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में। कूट और उसके संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय जो बिंदु है मुख्य रूप से जो हमें गणितीय अभिव्यक्ति क्षमता के अंतर्गत पढ़ना है वो है अंश, समय दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है तर्क के प्रकार। पहले हम समझेंगे कि तर्क क्या है और उसके अर्थ परिभाषा सहित उनके विभिन्न प्रकारों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि तर्क का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट। तो यह एक अभिव्यक्ति की क्रिया है जिसका प्रकटीकरण क्या होता है कि जब समस्या का समाधान व्यवहार से होता है, जिसमें हम कोई भी समस्या है तो उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें तर्क की अभिव्यक्ति होती है। जैसे इसके द्वारा ही समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। तर्क जो होता है, यदि कोई प्रॉब्लम आया है तो उसके पीछे जो हम एक लॉजिक लगाते हैं, विभिन्न उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या कारण है और इस हिसाब से जो हमारी इंटरेस्ट उसमें जगता है तो वो उसे हम क्या कहेंगे, तर्क कहेंगे। समस्या के समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको तब तक उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जब तक कि हम उसे सॉल्व ना कर लें। जब हम उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए सरल हो जाने की वजह से उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसका समाधान भी हो जाने से तर्क भी उसमें हम बहुत फिर ज़्यादा नहीं लगाते हैं। जैसे किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि पानी सड़क पे जमा हुआ है तो क्या बारिश हुई है या नहीं, यदि हमें स्पष्ट जब हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि हाँ बारिश हुई है, इस वजह से पानी है, तो फिर हम तर्क भी नहीं लगाते। यानी कि तर्क और रुचि दोनों कब समाप्त हो जाते हैं, जब हमें समाधान मिल जाते हैं। और सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। जो मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपनी तर्कशीलता का अपने दैनिक जीवन के जो समस्याएं हैं उसका समाधान में प्रयोग करता है और एक उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। परीक्षा के समय तक के द्वारा प्रश्नों के सही और उचित उत्तरों का चयन करके परीक्षा देते हैं ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो। यहाँ भी हम अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार के समय भी तर्क के द्वारा किए गए उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। अतः जो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ओवरऑल जो तर्क का जो अर्थ है वो क्या है कि वह प्रक्रिया जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। जो उपस्थित समस्या है उसका उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है ताकि समस्या का शीघ्र हल प्राप्त हो जाए। तो ये था हमारा तर्क का मीनिंग। ठीक है। अब हम समझते हैं कि तर्क का परिभाषा क्या है। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अनुसार से परिभाषाएं अलग अलग है। जैसे स्किनर के अनुसार जो हैं उन्होंने तर्क शब्द का प्रयोग कारण तथा प्रभाव के संबंध की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया है। कारण तथा प्रभाव के संबंध की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया है। यह किसी निरीक्षण कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है। मतलब क्या है, इसमें सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि जो कारण और प्रभाव, यानी कि कारण की वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है
उसके बीच का जो संबंध है, कारण और प्रभाव के बीच के संबंधों की मानसिक स्वीकृति है, उसको व्यक्त करने के लिए जिस मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो तर्क है। तो इसमें कहते हैं कि यह एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार तर्क में तथ्यों एवं सिद्धांतों जो इस स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। ऐसे ही गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना तर्क है। ये आपके लिए बहुत सरल और सहज है इसे स्मरण रखना कि मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना तर्क है। ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा ये स्पष्ट रूप से समझेंगे कि तर्क के मुख्य रूप से प्रकार कौन कौन से हैं। तो तर्क के निम्न प्रकार हैं। पहला है निगमनात्मक तर्क, यानी कि डिडक्टिव आर्गुमेंट, आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव आर्गुमेंट, आलोचनात्मक तर्क, क्रिटिसिज्म आर्गुमेंट और सादृश्यवाची तर्क, सिमिलर आर्गुमेंट, अनौपचारिक तर्क, नॉन फॉर्मल आर्गुमेंट और औपचारिक तर्क, फॉर्मल आर्गुमेंट। इस प्रकार से इन 6 तर्क को हम अभी डिटेल में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब हम सबसे पहले निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव आर्गुमेंट को समझते हैं। इस तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उस नियम से संबंधित जो सबसे पहले क्या है, नियम हम प्रस्तुत करते हैं और नियम से संबंधित जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किया जाता है। नियम से पहले नियम प्रस्तुत किए, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर इसके बाद क्या है कि निगमनात्मक तर्क का आशय उन तर्क वाक्यों से होता है जो एक निश्चित नियम या सिद्धांत से संबंधित होते हैं। और इसका मतलब ये है कि किसी जो नियम हमने जो पहले प्रस्तुत किए हैं उससे संबंधित उदाहरण जो बाद में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर है क्या है, अज्ञात से हम ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि निगमनात्मक डिडक्टिव आर्गुमेंट जिसको कहते हैं। किसी एक नियम के हिसाब से, एक नियम के आधार पर, एक नियम के आधार पे तर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर यानी कि पहुंचने की कोशिश करना। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, यह एक तर्क वाक्य है। तो इस आधार पे छात्रों द्वारा अनुभव के आधार पे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर आग भी होगा। तो यहाँ पर एक नियम है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ पूर्व में आग होते हैं, तभी धुआं होता है। तो यह एक तर्क वाक्य है, यानी कि एक नियम है। तो इस नियम के आधार पे जो निष्कर्ष पे हम पहुँच रहे हैं कि जैसे पहाड़ पे धुआं है तो इसका मतलब है कि पहाड़ पर आग भी है। इस प्रकार के अनेकों ऐसे वाक्य हैं जो इस नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो इसका जो पहचान करने की तरीका है वो क्या है कि इसमें, इस तर्क में छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। और किसके आधार पे जाते हैं, तो एक जो आधारभूत नियम है उसके माध्यम से जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उसको कनेक्ट करके ये अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये था निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव आर्गुमेंट, जिसमें हम एक नियम के आधार पे, एक सिद्धांत के आधार पे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो उसका कारण विद्यमान है उसको देख करके। जैसे धुआं पहाड़ पे विद्यमान है तो चूँकि हमें एक नियम पता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, तो इस तर्क वाक्य के आधार पे हम पहाड़ पे धुआं है इसलिए हम ये निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर आग भी होगी। ठीक है। तो ये था हमारा निगमनात्मक तर्क। ऐसे ही अब दूसरा जो है आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव आर्गुमेंट, इसमें क्या करते हैं, इस तर्क में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर नामक शिक्षण सूत्र पर चलते हैं। यानी कि इस तर्क में निगमनात्मक तर्क के एकदम विपरीत है। इसमें सर्वप्रथम किसी विषय के बारे में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके ताकि इनके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करे। इसके बाद ही नियम की निष्पत्ति की जाती है। यानी कि इसमें पहले एग्जाम्पल आते हैं और रूल बाद में, मतलब पहले एग्जाम्पल बताया जाता है फिर नियम की, उसके बाद नियम बनाए जाते हैं या नियम को बताया जाता है। नियम के बारे में हम अनुमान लगा पाते हैं। जैसे कि
सोहन की मृत्यु हो गई, यानी कि सोहन ने जन्म लिया था। सोहन की मृत्यु हो गई, सोहन ने जन्म लिया था। भैंस की मृत्यु हो गई, भैंस ने जन्म लिया था। अतः जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये नियम हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने कई एग्जाम्पल देखे यहाँ पे। जैसे 2 एग्जाम्पल थे, सोहन की मृत्यु हो गई, सोहन ने जन्म लिया था। भैंस की मृत्यु हुई, भैंस ने भी जन्म लिया था। तो अतः जन्म लेता है, जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु होना निश्चित है। इस प्रकार के उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि पहले उदाहरण, उसके बाद उससे निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे एक नियम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल से नियम की ओर, मतलब कि विशिष्ट से सामान्य की ओर नामक शिक्षण सूत्र पे हम चलते हैं। पहले हम जो एग्जाम्पल थे उसके बेस पे हम एक रूल को समझने की कोशिश करते हैं, या एक रूल का हम अनुमान लगाते हैं, एक नियम को नियम के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और पहले वाले में निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव जो आर्गुमेंट होता है उसमें क्या था, पहले हमें नियम पता होते हैं, कोई नियम दिया गया होता है, नियम के आधार पे हम उदाहरण यानी कि जो उसका है उस तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जस्ट उल्टा है। इसको डिडक्टिव मतलब कि किसी नियम के बेस पे कोई एग्जाम्पल को समझना, किसी घटना का अनुमान लगाना, और किसी 2 घटनाओं या 2 उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरण के बेस पे किसी नियम का अनुमान लगाना, वो हो गया दूसरे टाइप आगमनात्मक तर्क का प्रकार हो गया। ठीक है, आप, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आलोचनात्मक तर्क, क्रिटिसिज्म आर्गुमेंट्स क्या है? तो इस प्रकार के तर्कों का आधार छात्र विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसमें जैसे इस प्रकार का जो तर्क होता है उसमें तर्कों के आधार पे विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कि जिसका बेस किस पे होता है, आलोचना के बेस पे होते हैं। क्रिटिसिज्म के आधार पे एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो आलोचनात्मक तर्क होते हैं। जैसे कि छात्र विद्यालय में प्रथम अवस्था में जाने पर संकोच करता है, परंतु जाने पर देखता है कि विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, कहानी सुनाते हैं, दोपहर में भोजन देते हैं, खेलने का अवसर देते हैं। इस स्थिति में वह समझ जाता है कि विद्यालयों में छात्रों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है, इसलिए विद्यालय जाना लाभदायक है। इस प्रकार आलोचनात्मक तर्क के द्वारा ही छात्र विचारों के गुण दोषों का विवेचन करके स्वीकार करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले वो हर एक चीज़ को क्रिटिसिज्म के माध्यम से, यानी कि आलोचनात्मकता के माध्यम से वो समझते हैं, उसका विश्लेषण करता है और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये था हमारा आलोचनात्मक तर्क। अब आगे देखते हैं। सादृश्यवाची तर्क, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसमें सिमिलर आर्गुमेंट्स कहा जाता है। तो ये इसमें क्या होता है कि अनेक अवसरों पर हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानते हैं, उसके आधार पर हम अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान कर सकते हैं, जिसको यदि अलंकार की दृष्टि से देखें तो उपमा टाइप का हमें उपमा को भी समझ सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि किसी एक के आधार पे दूसरे की तुलना करना या उसके बारे में पता करना, व्यवहार के बारे में अनुमान लगाना। जैसे कि धातु में ऊष्मा की संचालक होती है, धातु भी ऊष्मा की संचालक होती है। इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि तांबा, पीतल, लोहा सभी धातु में ऊष्मा के संचालकता का गुण होगा, क्योंकि सभी धातु हैं। तो ऐसे ही यदि हम सादृश्यवाची तर्क यदि हम कहें कि जैसे अलग अलग चीज़ों का हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे, आगे जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर ले रखे, तो उस हिसाब से आप इसके एग्जाम्पल को और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि जहाँ एक दूसरे व्यक्ति से या दूसरे चीज़ों से कंपैरिजन की जाए, सादृश्यता का शब्द हो या तुलना का शब्द हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये सादृश्यवाची तर्क है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अनौपचारिक तर्कों का प्रयोग सामान्य रूप से हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में, घर परिवार के वार्तालाप में करते हैं। इन तर्कों का कोई क्रमबद्ध रूप नहीं होता, इसलिए इनको उचित महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। जैसे
भूतों के 4 पैर होते हैं, भूत किसी भी रूप को धारण कर लेता है आदि। ये सारी बातें जो होती है, जो नॉन फॉर्मल आर्गुमेंट होता है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होता है, तो ये अनौपचारिक तर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है औपचारिक तर्क। औपचारिक तर्क के अंतर्गत सामान्य रूप से देखा जाता है कि तर्क वाक्यों में एक दूसरे से संबंध होता है, कि यह किसी निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है। इस प्रकार के तर्क वाक्य दार्शनिक विचार प्रक्रिया का अंग होता है, जैसे कि शीर्षासन से मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। ये क्या है, एक किसी निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहा है, इसमें हमें किसी निश्चित उद्देश्य दिखाई पड़ता है। और पद्मासन से पैर सुदृढ़ होते हैं। यह सभी योगासन के प्रमुख अंग हैं, अतः योग मानवीय विकास की प्रमुख आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी सेंटेंस में आपको एक डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा कि पहले यहाँ पे बताया गया कि शीर्षासन से मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में कहा गया कि शीर्षासन से मस्तिष्क को शक्ति मिलती है, पद्मासन से पैर सुदृढ़ होते हैं, यह सभी योगासन के प्रमुख अंग हैं। ये क्रम से हैं और एक निश्चित दिशा की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। पहले उन्होंने शीर्षासन से मस्तिष्क को शक्ति मिलने की बात है, फिर पद्मासन से पैर सुदृढ़ होने की बात है, फिर ये दोनों चूँकि योगासन है तो ये योग के प्रमुख अंग हैं, अतः योग मानवीय विकास की प्रमुख आवश्यकता है। इस प्रकार से ये जो पूरा कथन है, ये जो तर्क है, वो एक दूसरे से संबंधित भी है और एक निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसित होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार के तर्क को हम औपचारिक तर्क यानी कि फॉर्मल आर्गुमेंट को हम के उदाहरण में हम समझेंगे, उसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। और इस प्रकार के एग्जाम्पल से प्रस्तुत तर्क वाक्य एक दूसरे से संबंध भी है तथा निष्कर्ष भी तर्क वाक्यों से पूर्णतः संबंधित है। इस प्रकार के तर्क वाक्य औपचारिक तर्क वाक्यों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह तर्क वैध एवं विश्वसनीय है। ठीक है। ऐसे ही अब समझते हैं कि तर्क के जो सोपान हैं यानी कि स्टेप्स हैं, वो क्या क्या हैं, स्टेप्स ऑफ आर्गुमेंट। तो सबसे पहला है कि समस्या की उत्पत्ति। तर्क तो तभी होगा जब समस्या होगी, अतः समस्या की उपस्थिति ही तर्क का पहला सोपान है। क्योंकि जो मनुष्य अपनी जिज्ञासा या तर्क शक्ति का प्रयोग समस्याओं के प्रस्तुत होने पर उसके सुलझाने के लिए करता है, तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो समस्या की उपस्थिति होगी। और दूसरा है उसके बाद समस्या की जानकारी, कि जब हम यह जान पाते हैं कि समस्या है तो तर्क के लिए यह जानना आवश्यक है कि समस्या किस प्रकार की है, समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद ही तर्क की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब पहले जो समस्या है उसकी उपस्थिति होती है, यानी कि समस्या प्रेजेंट रहती है, तब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या किस प्रकार का है, किस क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद तर्क अपने आप ही हमारे माइंड में एक्टिव हो जाता है। फिर हम समस्या के समाधान के उपाय सोचते हैं। हमारे समस्या जानने के बाद हम उसके समाधान के उपाय खोजते हैं कि यह समस्या किस प्रकार से हल होगी। हम समस्या को हल करने के लिए विभिन्न उपाय खोजते हैं। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथे में है एक उपाय का हम चुनाव करते हैं। भिन्न भिन्न उपाय खोजने के बाद हम एक उपाय का चुनाव करते हैं कि इससे तो यह समस्या पक्का और जल्द से जल्द हल हो जाएगी। अतः उपाय का चुनाव जो सर्वोत्तम है, यह तर्क का चौथा सोपान है। यानी कि जो भी हमें कई सारे उपाय हमें समझ में आता है, उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ हमें लगता है, अचूक समाधान जैसा लगता है, हम उनमें से अच्छे विकल्प को चयन करते हैं। ये फोर्थ स्टेप में करते हैं। पांचवा जो है उपाय का हम प्रयोग करते हैं। जो उपाय के माध्यम से हमें लगता है कि आसानी से और जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, उस उपाय का हम प्रयोग करते हैं। तो सर्वोत्तम उपाय को चुनकर समस्या पर लागू करना तर्क का अंतिम सोपान है। तो इस प्रकार से जो हमारे तर्क हैं उनके कितने स्टेप्स हो गए, तो इसके 5 स्टेप्स हो गए। समस्या की उत्पत्ति होना और समस्या की जानकारी यानी कि उसके बारे में जानना, समस्या के समाधान के उपाय के बारे में सोचना और विभिन्न प्रकार के समस्याओं के उपायों के में से एक उपयुक्त उपाय का चुनाव करना। यानी कि बहुत सारे उपाय हो सकता है एक समस्या को सॉल्व करने के लिए आए हों, तो उनमें से जो सबसे बेस्ट लगे उसको सेलेक्ट करना और पांचवा जो सेलेक्ट उपाय है उसका प्रयोग करके तर्क का अंतिम रूप से समाधान करना, ये पांचवा उपाय था। तो इस प्रकार से हम तर्क के सोपान को समझ गए। अब हम समझते हैं कि तर्क की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्गुमेंट। तो जैसे तर्क का जो सबसे फर्स्ट जो विशेषता है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि निश्चित लक्ष्य होना। तर्क का एक अपना
फिक्स टारगेट होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, जिसका ये है कि तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। जो हमारा समस्या है उसका सॉल्यूशन उसका लक्ष्य है। मानव प्रगति लक्ष्य पर निर्भर करता है, अतः जो हमारी चिंतन और तर्क के द्वारा जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है, ये तर्क की विशेषताएं होती है। जो भी कुछ हमारे लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, परेशानियां आती हैं या फिर कोई भी समस्या आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी चिंतन शक्ति का और तर्क के द्वारा निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए तर्क की जो पहली विशेषता है वो है कि निश्चित लक्ष्य करना। ठीक है। दूसरा है प्रतिक्रिया में शिथिलता। तर्क शक्ति का प्रारंभ प्रतिक्रिया की शिथिलता से होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन सफलता न मिलने पर शिथिल हो जाता है और तर्क का सहारा लेता है। क्योंकि जब आदमी सब तरीके से एक तरह से शिथिल हो जाता है, मतलब कोई भी उसे उपाय नहीं सूझता है, तो वो तर्क शक्ति का सहारा लेता है कि इसका सबसे उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है, इसके सही मार्ग कहाँ से निकल सकता है। अदरवाइज़ यदि उसे शारीरिक रूप से संभव होता तो वो शरीर के माध्यम से सक्रिय रहता है, लेकिन जब वो काम नहीं आता तब वो तर्क शक्ति का सहारा लेता है, उसके विभिन्न उपायों को टटोलने की कोशिश करता है। और तीसरा जो इसकी विशेषताएं होती है कि पूर्व ज्ञान। तर्क में हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव को और उसके साथ में अनुभूतियों का पूरा जो जखीरा है हमारे माइंड में, उन सब का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर समस्याओं के समाधान की नवीन तकनीकों को हम प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखना है कि हमने सबसे पहले लक्ष्य बना लिया कि लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। यदि आपको नेट JRF क्वालिफाई करना है तो ये आपका लक्ष्य है। तो इसके लिए क्या है कि अब ये हमारा एक तरह का टारगेट हो गया। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे उपाय आपके माइंड में देखेंगे। तो चूँकि ऐसा नहीं है कि हम केवल हार्ड वर्क से ही कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, प्रक्रिया का एक तरीके से शिथिलता हो जाती है, मतलब कि हम शारीरिक परिश्रम के बजाय मानसिक रूप से भी हम ये कोशिश करते हैं जानने का कि इसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, कैसे प्रश्न आए हैं और किन प्रकार के प्रश्नों की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से विवेकशील तरीके से, मतलब स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं वो जो स्टॉप हो गई, अब हम शांत होकर के तर्क के माध्यम से, अपने लॉजिक के माध्यम से हम पहले एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, यानी कि पूर्व ज्ञान। तो प्रीवियस ईयर के जो अनुभव हैं उनको एनालाइज करने के बाद हम एक अच्छे जो दिशा में है उस पर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद है चौथा स्टेप, कारणों की खोज करना। ये तर्क की एक विशेषता है कि तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर खोज करना और उसके प्रभाव के बीच संबंध देखा जाना। जैसे कि जब आप इसी एग्जाम्पल में देखें कि जो हमारा ये घटना हो रही है, मतलब कि हम अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं कि इस पेपर में ये प्रश्न आए हुए थे और इन पेपरों से इतने प्रश्न आ रहे हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि इन प्रश्नों का जो स्तर है वो कैसा है, उसके क्यों, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, कारण उसका जानने की कोशिश करते हैं और फिर उससे हमें कितना प्रभाव, कितना मतलब परिणाम निकल सकता है यदि हम उसको फोकस होकर पढ़ें। तो इन सबको जानने के बाद, कारण और उसका प्रभाव जानने के बाद, हम सीखने की विधियों का उपयोग करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तर्क में सीखने की विभिन्न विधियाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, सीखने की विभिन्न विधियों, प्रयत्न एवं भूल, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड का हम यूज करते हैं। सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, साहचर्य द्वारा इन विधियों का सहारा लिया जाता है, जिससे हमारी सीखने की विधि का उपयोग होता है और हम निश्चित समस्याओं के समाधान में, जो भी हमारी समस्याएं हैं, जिस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, उस चीज़ को सॉल्व करने में हम सक्षम हो पाते हैं। तो यह विधियां क्रमवार प्रयोग की जाती है ताकि समस्या का समाधान सही प्रकार से हो। और छठा जो अंतिम जो इसकी विशेषता है एक तरीके से कि ये जैसे समस्या का समाधान, जब हमने कारण का खोज कर लिया, सीखने की विधियों का उपयोग कर लिया, उसको किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से अपने व्यवहार में ला पाएँ, अपने माइंड को डेवलप कर पाएँ, तो फिर हम समस्या के समाधान में उस तर्क का प्रयोग करते हैं। तर्क का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। जब तक समस्याएं तर्क का प्रयोग होता रहेगा तब तक समस्याओं का हम सॉल्व करते हैं, और जब समस्या सॉल्व हो जाती है तो तर्क अपने आप ही
उसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। तो तर्क तब तक प्रयुक्त रहता है जब तक कि हमारी समस्या समाधान ना हो जाए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं कि तर्क का विकास कैसे होता है। तर्क के विकास के इसके जो तर्क के विकास कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। इसमें इसके अलग अलग जो तरीके हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास का होना। शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि उसी से वह जीवन लक्ष्यों को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर सकेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए एक दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है। जैसे कोई भी आपने गोल लिए हैं, जैसे आपकी समस्या यदि ये है, हमने ये गोल निश्चित किया है, अपना लक्ष्य निश्चित किया कि हमें JRF क्वालिफाई करना है, तो एक दृढ़ निश्चय आपको चाहिए और अपने शक्ति पे, अपने ऊपर आत्मविश्वास पर अडिग रहना पड़ेगा, ताकि आपका आत्मबल, आपके मेहनत, आपका सभी प्रकार के जो पुरुषार्थ है वो सही दिशा में नियोजित हो पाए, अनावश्यक विभ्रम से बच सकें। दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता, आत्मविश्वास आदि विकसित होता है, जो तर्क शक्ति का आधार है। और इसीलिए जो योग में आप पढ़ेंगे, जैसे हठ योग के अंतर्गत जो भी है हठ सिद्धि के जो लक्षण है, उसमें भी ये कहा है उत्साहात, साहसात, धैर्य, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, यानी कि उत्साह, साहस, धैर्य और तत्व ज्ञान, इन सभी जो 6 साधक तत्व बताए हैं, तो उन सब से क्या होता है कि हमारा जो सिद्धि है, उस योग की सिद्धि में वो बहुत उपयोगी होते हैं। और यदि वो 6 गुण हमारे अंदर हैं, तो कोई भी लक्ष्य हमारा हो वो आराम से सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर है दूसरा जो इसका तरीका है, स्वाभाविकता का विकास। बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। तो जैसे आसपास में जो लोग होते हैं वो स्वाभाविक तरीके से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके माध्यम से उसके अंदर भी एक लॉजिक क्रिएट होता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं एक साथ बैठकर जब विचार विमर्श करते हैं, तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी स्वाभाविकता का प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी उनके विचार आ रहे हों, उन विचारों को अपने तरीके से, यदि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उनको प्रोत्साहित करते हुए उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने भी यदि विश्वास आने की, तर्क शक्ति के विकास के लिए भी आप आपस में स्वाभाविक रूप से डिस्कशन का क्रम बना सकते हैं। और तीसरा जो है इसमें जो तर्क कैसे विकसित होता है, तो उसका है क्रमबद्ध ज्ञान का। तर्क विभिन्न चरणों से जो विधि, तर्क की जो विधि है वो विभिन्न चरणों पर आधारित होती है, जो क्रमबद्ध रूप से विकसित होता है, जिसमें बालकों को क्रमबद्ध तरीके से उसके चरणबद्ध तरीके से ज्ञान देना चाहिए, ताकि सभी चरणों को वो समझ सके, ठीक है। तो ये हमारा था कि डेवलपमेंट हमारे तर्क क्षमता का कैसे होता है। और सूझ शक्ति का उपयोग, तो जैसे कि चिंतन एवं तर्क सूझ शक्ति और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। जैसे पिछले अनुभव, हमेशा बहुत ज़्यादा अनुभव यदि नहीं है तो पर भी हमारे पास यदि सूझ शक्ति का इंट्यूशन है हमारे अंदर, तो हम ऐसे तर्क हमारे अंदर अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बालकों को सिखाना चाहिए, ताकि वह उचित तरीके से तर्क करने में सफल हो सके। और 5वां जो विधि है, जो तरीका है, वो नवीन जानकारी। नई नई जानकारियाँ भी तर्क शक्ति को बढ़ाती है तथा तर्क करने में सहायता प्रदान करती है। 6ठा और अंतिम है संवेगात्मक नियंत्रण। तर्क करने में संवेग का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवेग में हमारी मानसिक ऊर्जा नियोजित रहती है। तो इस वजह से यदि हमें अपने मानसिक भाव दशा और संवेग को यदि नियंत्रित नहीं रखेंगे, तो हमारा तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जो बालक संवेगात्मक रूप से नियंत्रित है, वह तर्क करने में भी अधिक सक्षम होगा, जिसको योग की भाषा में कहा गया है कि जैसे यदि उच्च कोटि में यदि समझा जाए, यदि बहुत ही आदर्श तरीके से, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया, जिसकी बुद्धि स्थिर है, तो स्थित प्रज्ञ, ठीक है। या फिर समत्वम योग उच्यते, तो जो समभाव में रहना, यानी कि अपने जो संवेग हैं, जो अपने इमोशंस है, उसको न्यूट्रल रखना, बैलेंस रखना, ये बहुत आवश्यक है। संवेग का नियंत्रण होना भी ज़रूरी है, तभी हमारी तर्क क्षमता का, हमारी बुद्धि का विकास बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस जो आए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, वो किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो तर्क क्षमता के आधार पे जो प्रश्न आए हुए थे, वो है सबसे पहले जून 2014 के जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं।
जून 2014 में पूछे गए प्रश्न जो तर्क क्षमता से संबंधित है, तो उसमें 13 नंबर के प्रश्न में आप देख सकेंगे। यदि आप कभी उस पेपर का क्विज भी हम लेंगे पूरे टोटल, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कहा है कि जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में ह्रास हो जाएगा। तो उपरोक्त जो युक्ति है उसको क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे तुलना हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है एक तरीके से। तो ये तुलना हो गया, तो सादृश्यता, एक के समान दूसरे, यानी कि जिस प्रकार से टुकड़ियों को छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाए, सेना के पूरा जो क्षमता है उसको छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दिया जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी शक्ति छीन हो जाती है। जैसे उसी प्रकार से हीरे को यदि छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाएगा तो उसके मूल्य में क्या हो जाएगा, ह्रास हो। यदि हम उसी प्रकार से हीरों को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उपयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये आप आराम से कह सकते हैं कि ये सादृश्यता का युक्ति है, यानी कि सिमिलरिटी इसमें है। तो इस आधार पे इसको हम सादृश्यता यानी कि एनालॉजिकल इसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2014 का एक सादृश्यता का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जो दिसंबर 2013 के एक क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिसमें यहाँ भी कहा गया है कि शनि और मंगल जो ग्रह हैं दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं और वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर घूमते भी हैं, इसलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। उक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क निहित है। तो जैसे इन्होंने क्या किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शनि और मंगल जो हैं दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं, वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो जहाँ एक की तरह यानी कि सादृश्यता सूचक शब्द आ गए और इसमें एक तरीके की सिमिलरिटी दिखा रही है, इसीलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे पृथ्वी पर रहते हैं। तो उक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क निहित है। तो तर्क जो है वो निहित है, सादृश्यता मूलक तर्क इसमें निहित है। जो 3rd नंबर का यहाँ भी वही होगा, एनालॉजिकल जो तर्क हैं वो इसमें निहित है। अब तीसरा ये हमने एग्जांपल लिया। अब थोड़े और भी टाइप के जो तर्क है, जैसे आपने यहाँ एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पढ़ा होगा गणितीय तर्क, फलित जोशी संबंधी, निगमनात्मक तो आपको बता चुके हैं कैसे होता है। तो थोड़ा इसको और भी जो तर्क हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अन्य प्रकार के जो तर्क हैं वो क्या हैं। तो तर्क जो श्रृंखला तर्क होते हैं, चेन आर्गुमेंट होते हैं, इसमें जो तर्क होते हैं वो 3 अनुबंध तर्क होते हैं जो एक साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ एक श्रृंखला तर्क का एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें कि परीक्षा में मैं उपस्थित नहीं होता हूँ तब मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई में असफल हो जाऊँगा। पहला ये हो गया तर्क। यदि परीक्षा में उपस्थित नहीं रहता हूँ तो स्नातक में असफल हो जाऊँगा। अगर मैं स्नातक में असफल हो गया तो अपना समय और धन खो दूँगा, इसलिए अगर मैं परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ तो अपना समय और धन खो दूँगा। यानी कि सीधा इन दोनों के बाद यहाँ से यहाँ ये दोनों लिंक हो गया। तो ये क्या था, क्योंकि श्रृंखलाबद्ध तर्क का एक उदाहरण है। ऐसे ही मॉडस टॉलेंस जो है उन्होंने कहा कि इनमें कभी कभी परिणाम को झुठलाने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सशर्त आधार होता है और एक दूसरा आधार जो सशर्त आधार को इनकार करता है, इसे असत्य होने का दावा करता है, और एक निष्कर्ष जो सशर्त है वो प्रतिपक्षी होने से इनकार करता है। तो इसका एक उदाहरण जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैनचेस्टर में हूँ तो हम गुजरात में हैं, यदि हम मैनचेस्टर में हैं तो हम गुजरात में हैं, हम गुजरात में नहीं हैं इसलिए हम मैनचेस्टर में नहीं हैं। पहला इसने आधार वाक्य दिया है कि हम मैनचेस्टर में हैं तो हम गुजरात में हैं। अब चूँकि हम गुजरात में नहीं हैं इसलिए हम मैनचेस्टर में नहीं हैं। तो ऐसे ही अन्य प्रकार के तर्क में हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती तर्क को नकारना एक जो होता है, डिनाइंग द एंटीसेंट आर्गुमेंट। इसमें इस प्रकार के तर्क में पहला आधार वाक्य सशर्त के पूर्ववर्त वाक्य को इनकार करता है। यहाँ निष्कर्ष भी ऐसा ही करता है, जैसे कि उदाहरण में करते हैं कि हम चंडीगढ़ में हैं तो हम उत्तर में हैं, हम चंडीगढ़ में नहीं हैं इसलिए हम उत्तर में नहीं हैं। तो पहले वाले आधार वाक्य को यहाँ पे डिनाई कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में परिसर तो सत्य है कि हम चंडीगढ़ में हैं तो हम उत्तर में हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा है कि हम चंडीगढ़ में नहीं हैं इसलिए हम उत्तर में नहीं हैं, ये जो निष्कर्ष है ये गलत है, यह तार्किक रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि केवल चंडीगढ़ ही उत्तर में नहीं है, और भी जो हमारे जो रीजन है इंडिया के वो भी उत्तर में।
ऐसे ही परिणाम को प्रभावित करना एक ये भी आर्गुमेंट है, जिसमें तर्क का जो पैटर्न है वो भी दोषपूर्ण और प्रभावी परिणाम की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए यदि हम शुक्र पर हैं तो हम सौर प्रणाली में हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, परिणाम को प्रभावित करना, तर्क का यह पैटर्न भी दोषपूर्ण है और परिणाम की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए यदि हम शुक्र पर हैं तो हम सौर प्रणाली में हैं, हम सौर मंडल में हैं, इसलिए हम शुक्र ग्रह पर हैं। ये क्या है? गलत है, दोषपूर्ण। हम सौर मंडल में तो हैं पर शुक्र ग्रह पर नहीं हैं। जबकि यहाँ क्या था कि ये कह रहा था कि उदाहरण के लिए यदि हम शुक्र पर हैं तो हम सौर प्राणी में हैं, हम सौर मंडल में हैं, परंतु लेकिन हम शुक्र पर नहीं हैं, इसलिए ये कथन कि इसलिए हम शुक्र पर ग्रह पर हैं, क्योंकि यहाँ पहले एक लाइन में कहा गया था यदि हम शुक्र पर हैं तो हम सौर मंडल में हैं, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो सौर मंडल का एक सदस्य है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यदि हम शुक्र ग्रह पर हैं तो सौर मंडल के अंदर है। ठीक है, पूरा का पूरा उन्होंने इंक्लूड करके पहला वाक्य बोला, फिर लास्ट में यहाँ पे बोल दिया कि चूँकि हम सौर मंडल में हैं, यानी कि हम सौर मंडल में हैं तो हम शुक्र पर हैं। तो ये गलत है, क्योंकि सौर मंडल तो पूरा बड़ा हो गया, सौर मंडल में कहीं भी हम हो सकते हैं, तो इसलिए ये कह पाना सही नहीं है कि हम शुक्र पर ही हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि निष्कर्षों की पुष्टि तार्किक रूप से विश्वसनीय यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा लास्ट में एक ये था पॉइंट बचा है कि मस्तिष्क जो है वो तर्क का केंद्र है। ब्रेन्स इज़ द सेंटर ऑफ रीजनिंग। तो तर्क का केंद्र क्या है? अधिकांश लोगों के लिए मस्तिष्क का बाईं गोलार्ध प्रमुख रूप से तर्क का केंद्र होता है। जैसे हम कहते भी हैं कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिक से संबंधित होता है। यह लिखित और बोली जाने वाली भाषाओं और गणितीय गणनाओं को नियंत्रित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे शीश का सबसे आगे का क्षेत्र होता है। फ्रंटल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और यह फ्रंटल लॉब से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। बाएं मस्तिष्क को विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल, तार्किक और गणितीय गोलार्ध कहा जाता है, जो कि वैज्ञानिक सोच और प्रभाव से संबंधित होता है। और राइट जो हमारा ब्रेन होता है वो आर्ट से संबंधित होता है, लेफ्ट हमारा उसके मतलब एक तरीके से लॉजिक से संबंधित होता है। ठीक है, यदि आप एनाटॉमी पढ़ेंगे कभी तो यहाँ देखिएगा कि जैसे हमारा ब्रेन ये दो पार्ट में जो आप देख पाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो एक हमारे लॉजिक का है यानी कि रीजनिंग, यानी कि एक तरीके से तार्किक क्षमता का, तो दूसरा आर्ट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आज का जो मेजर क्लासेस था हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की। आगे से और भी ज़्यादा डिटेल और थोड़ा समय से पूर्व बना करके रखेंगे, ताकि आपको आसानी से सारे फैक्ट को कम समय में और भी सारगर्भित तरीके से थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं सहित फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। आपको जो भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में आप यदि गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।